तो बच्चों इस तरीके से यदि मान लीजिए कैपेसिटर है ना, अपन चैप्टर पढ़ रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले तो समझते हैं ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली में नॉर्मल कंडीशन में अपन ये मान के चलते हैं कि कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में करंट केवल यहाँ पर जाएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज करेगा और इसको नेगेटिव चार्ज कर देगा। और चूंकि ये दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है, ऐसा अपन मानते हैं, राइट। इस वक्त ये जो सर्किट में करंट आ रहा है यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन करंट IC। और हमको मालूम है इस करंट की वजह से इस वायर के अराउंड क्या डेवलप हो जाती है, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग को मालूम है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है तो वो आप लोग को पता था, इसके लिए लाइन इंटीग्रेशन बताया था एम्पियर्स ने। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ऑफ I। ये जो कंडक्शन करंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस वायर के चारों तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन जो होता है इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू ऑफ I। I क्या है, कंडक्शन करंट है, IC। और हम लोग अभी तक ये मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है, चूंकि गैप है यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन मैक्सवेल ने प्रैक्टिकल बेसिस पर देखा कि नहीं भाई, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक निडल को यदि यहां पर रखते हैं तो उस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं यहां पर यदि निडल है तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यदि निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो तो निश्चित रूप से यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से प्रोड्यूस होती है, या तो मैग्नेट रख दिया हो तब प्रोड्यूस होती है, या फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई हो। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हुई है, इसके बारे में उसने सोचा कि इसका मतलब यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है निश्चित रूप से यहां पर इसका मतलब कोई करंट तो है। और जो यहां पर करंट उसने इमेजिन किया उसी करंट को उसने बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसको ID से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो निश्चित रूप से इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई करंट है जिसके अराउंड क्या डेवलप हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो करता है उस करंट को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसको अपन ID से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो अब बच्चों यहां पर बात होती है कि ID करंट जो है एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है। एक बात तो समझ जाइएगा आप, ये जो IC आप बोल रहे हैं कंडक्शन करंट, नॉर्मल कंडीशन में आप इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू व्हाट, dq बाई dt। अब बात होती है कि यहां पर ये जो ID है इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम लोग को मालूम है यदि यहां पर फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको मालूम है E डॉट S होता है, या E डॉट A, जो भी आप लेते हो, E डॉट A मतलब सरफेस एरिया। और आपको ये भी पता फाई इज इक्वल टू ऑफ E इंटू A इंटू कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी आपको मालूम है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम ने देखा था आपने, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला यही था।
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ऑफ ए कॉस 0 मीन्स 1। सबको मालूम है ये सिग्मा जो मैं लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, चार्ज डेंसिटी, और यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज डेंसिटी हम लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू ऑफ ए। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने इसकी सिग्मा की वैल्यू रखी है क्योंकि आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई चार्ज डेंसिटी। तो ए कैंसिल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं वो हमने ये निकाल लिया। अब दोनों तरफ यदि हम लोग डिफरेंशिएट कर दे डी डी टी ऑफ फाई ई, तो यहां भी डिफरेंशिएशन होगा, ये जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाय डी टी। यदि इस एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ऑफ डी क्यू बाय डी टी। इसका मतलब ये जो डी क्यू बाय डी टी है ये इसके बीच में बोल रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डेफिनेटली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ऑफ आई डी। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी। ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट जो मैंने अभी आपको समझाया, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which comes into existence in addition to conduction current whenever the electric field and hence electric flux change with time, right? कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो अपने न्यू फॉर्म में बताया, क्योंकि अभी तक आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ केवल क्या होता था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या होता था, म्यू नॉट इंटू आई। व्हाट इज आई, कंडक्शन करंट। लेकिन अब उसने बोला नहीं, म्यू नॉट इंटू आई मतलब आईसी कर दिया उसको, कंडक्शन करंट प्लस आईडी बोल दिया, और आपको पता आईडी की वैल्यू ये है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब ये फॉर्मूला रहेगा, किसकी वजह से, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। कॉपी कर लीजिए उसको भी। तो बच्चों अब समझो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय टू वेज। एनर्जी को आप दो तरीके से आगे ट्रांसमिट कर सकते हो। फर्स्ट बाय द ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड बाय वेव्स। एनर्जी को आप दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। पहला मेथड है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड बाय वेव्स। अब आप बोलते बाय ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल का मतलब, इसका मतलब सिंपल था, जैसे आप लोग देखते हो प्रैक्टिकली कोई स्टोन है, पत्थर है, आपने उठाया और फेंक के मारा, सामने किसी के घर के खिड़की के कांच पर लग गया, कांच फूट जाएगा। वो कांच क्यों फूटा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में उसके पास में सफिशिएंट जो एनर्जी थी। लेकिन जब आपने स्टोन थ्रो किया तो आपने जो वर्क किया है वो वर्क उस स्टोन में स्टोर हुआ एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी लेके गया है और जाकर स्ट्राइक कर रहा है उस ग्लास को। तो जब ग्लास को एक्सेस में एनर्जी मिल गई तो डेफिनेटली वो पीसेस में ब्रेक हो गया। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का ये पहला तरीका है। रिवॉल्वर से आप बुलेट फायर करते हो, वो जाकर शेर को लग जाता है और शेर वहीं गिर जाता है। कैसे, तो जो बुलेट गई है मतलब पार्टिकल का ट्रांसफर हुआ ना। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का ये पहला मेथड है, बाय ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल। और सेकंड मेथड है बाय वेव्स। बाय वेव्स जब हम लोग करते हैं तो एक होता है वेव्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें एक होती है मैकेनिकल वेव्स और सेकंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स मींस दोज वेव्स फॉर देयर प्रोपगेशंस मीडियम इज रिक्वायर्ड। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेशंस के लिए मीडियम जरूरी है।
उनको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स। इस वक्त मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, साउंड एनर्जी पहुंच रही है। ये कैसे पहुंच रही है? बाय साउंड वेव्स। और इनको प्रोपगेशंस के लिए मीडियम चाहिए। यहां पर एयर है, इसलिए आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है। पर यहीं पर यदि वैक्यूम डेवलप हो जाए मान लीजिए, तो केवल मैं बोलूंगा, मेरा मुंह खुलेगा, लेकिन आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी। तो एक ये तरीका है मैकेनिकल वेव्स। यदि अपन वाटर सरफेस पर भी देख रहे हैं, जो वेव्स सी सरफेस पर, वाटर ओशन में जो आपको सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है सरफेस पर, जो दिखाई देती हैं ऊंची ऊंची लहरें, वेव्स, वहां भी एक्चुअल में मीडियम है वाटर, उसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है वो। तो जो वेव्स है उनके दो डिफरेंट टाइप है। उसमें से फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव, और सेकंड होता है एक और, जैसे आप देख लीजिए, एक रोप को भी आप पकड़ कर यदि हिलाते हैं बहुत जन से, तो भी आपके हाथ की एनर्जी वो दूसरे एंड तक जाएगी, मीडियम है ना, इसलिए। सेकंड जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है बाय, या वेव्स का जो सेकंड टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने आपको समझाया एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय टू वेज, फर्स्ट बाय द ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड बाय वेव्स। फिर वेव्स के बारे में समझा रहा हूं कि वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए मैंने आपको समझाया, दोज वेव्स फॉर देयर प्रोपगेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी, इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, those waves for their propagation no medium required। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेशंस के लिए मीडियम जरूरी नहीं है, वैक्यूम से भी मूव कर सकती है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आगे आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जब मैं आपको बताऊंगा, स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं ना, स्पेक्ट्रम आपको मालूम है, यदि मैं रेस से रिलेटेड बात करता तो आप बोलते हैं 7 कलर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और आप जब याद करेंगे तो उनको याद भी इसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं आपको। गामा रेस, फर्स्ट गामा रेस, इसी सीक्वेंस में याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी का डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में होती है। जब आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना आसान होता है। तो फर्स्ट गामा रेस, नेक्स्ट एक्स रेस, थर्ड यूवी रेस अल्ट्रावायलेट, फोर्थ विजिबल लाइट जो आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिफ्थ इंफ्रारेड, सिक्स्थ माइक्रोवेव्स, और लास्ट रेडियो वेव्स। अब इसमें मैंने एक नेम बोला है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है वो विजिबल रीजन में होती है, और दूसरा बाकी जितनी बची हुई है वो सब इनविजिबल रीजन में, 6 दिखती नहीं है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपको मालूम है सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, बीच में वैक्यूम है, तो इसी को अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब देखो वैक्यूम से मूव कर सकती है, एक एग्जांपल बताया मैंने लाइट वेव्स का, ऐसी बाकी भी है, उनको भी प्रोपगेशंस के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबकी स्पीड सेम होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बच्चों अब बात ये होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे बता दिया आपको, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई हैं, अपन ने की है, डेवलप की है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्चुअल में बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कैसी हैं। इनविजिबल हमको दिख तो रही नहीं है, लाइट वेव भी दिख रही, तो लाइट वेव नहीं दिख रही है, उसकी प्रेजेंस के कारण दूसरे हमको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। लाइट तो आपको भी नहीं दिख रही है, लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। लाइट कैसी चल रही है आपको दिख ही नहीं रहा है, पर
यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं रेस्ट चार्ज के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और 12th में भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। रेस्ट चार्ज के अराउंड कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि मैं बोलूं आपसे करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई वायर हो रहा है उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट चार्ज के अराउंड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड केवल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यदि मूविंग चार्ज के अराउंड पूछूं तो दोनों फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी, ई बार एंड बी बार बोथ। तो ऑप्शंस बनते हैं अराउंड रेस्ट चार्ज विच फील्ड प्रोड्यूसेस, उसका करेक्ट आंसर है ओनली ई बार, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर विच फील्ड प्रोड्यूसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली बी बार, केवल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है अराउंड मूविंग चार्ज, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ई बार एंड बी बार बोथ। तो जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड दोनों फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन यदि कोई चार्ज ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी मतलब वाइब्रेट करता हुआ, और एक्सेलरेटेड है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वो मूव करता है तो उसके मोशन के ठीक परपेंडिकुलर प्लेन्स में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं। कोई यदि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, कैसा, ऑसिलेटरी एंड एक्सेलरेटेड, तो उसके अराउंड दोनों फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। कैसे प्रोड्यूस होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे प्रोड्यूस होती है, सेम फेज की, सेम फ्रीक्वेंसी की। मतलब यहां पर ये चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, देख रहे हैं आप, इसके परपेंडिकुलर प्लेन्स, परपेंडिकुलर प्लेन्स का मतलब एक ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन्स, परपेंडिकुलर प्लेन्स का मतलब बच्चों ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस वर्टिकल प्लेन में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेन में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल का मतलब आप समझिएगा, ये देखिए आप यहां पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहां पर जाकर क्या हो गई है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को तो अपन लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी और फिर जीरो हो गई। फिर देखिए फिर से ऐसा ही हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर एक वक्त जाकर कैसी हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। ऐसा यहां भी हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुई है और एक वक्त देखिए कैसी हो गई है, मैक्सिमम, फिर कम होने लग गई है, फिर जीरो हो गई, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर एक वक्त कैसी हो गई है, मैक्सिमम, फिर कम हो रही है। और आप देखिए जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। जब दोनों एक साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहे हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ जीरो ले रहे हैं, ऐसी को बोलते हैं अपन सेम फेस, सेम फेस। और देखिए यहां पर डायग्राम भी देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे में 1 2 3 4 10 साइकिल बना देता, और मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 1 सेकंड में केवल 10 साइकिल होते, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और इसके भी, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, 10 साइकिल पर सेकेंड। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कैसी है, सेम। तो जब ऐसी वेव होती है जिसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेम फेज की, सेम फ्रीक्वेंसी की, तो इस कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वक्त मैंने जो डायग्राम बनाया है वो फुल
वन फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बनाया। आप समझिएगा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये ट्रांसवर्स वे का बनाया मैंने, जो वाटर सरफेस पर बनती है। इसमें इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, और ये कहलाता वन कंप्लीट वेव। एक्चुअल में डेफिनेशन तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। इसका मतलब यदि ऐसा होता, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, तो इसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। पर ऐसा यदि डायग्राम बनाया जाए तो वो एक्चुअल में समझ में नहीं आता बच्चों को। उसकी जगह पर ऐसा बना देते तो थोड़ा क्लियर हो जाता। मतलब हमने इतना आगे जो किया है, इसको यदि थोड़ा सा पहले से फिनिश करें तो फिर स्टार्ट भी हमको थोड़ा पहले से करना पड़ेगा, तो फिर ये पूरा अभी भी फुल वेव है ये। तो ये जो डायग्राम बना है ये फुल ट्रांसवर्स वेव का बना है। किसका बना है? फुल ट्रांसवर्स वेव का। और ये जो डायग्राम बना है ये किसका बना है? हाफ ट्रांसवर्स वेव का, हाफ, आधी। वैसे ही इस वक्त मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, यदि केवल मैं इतना बनाता तो ये हाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ऐसा और कर दिया तो ये फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। देखिए यहां पर ये चार्ज पार्टिकल जो मैं मूव करने का बात कर रहा हूं, यही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन का। मतलब लाइट ऐसे ही चलकर आ रही है, ऐसे चल के आ रही है, और लाइट के प्रोपेगेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये जो मुझे समझाना था आपको, पहले आपको एक इमेजिन करवाना था मुझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आई है, और आपको ये भी समझ में आ गया इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूं, तो यदि सारी प्रॉपर्टीज मैं लाइट वेव की बता दूं कि लाइट वेव की प्रॉपर्टी अपन लोगों को पता है, वही प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको डेफिनेशन के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और साथ में लिखने का लिए आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। हालांकि जो मैंने भी आपको समझाते समझाते काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, अभी मैं प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, पर अभी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आप समझ गए। तो यदि मैं आपको फिर से बोलूँ एक बार डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, तो बहुत इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव composed of the oscillations of electric and magnetic fields in mutually perpendicular planes, and these oscillations are perpendicular to the direction of propagation of wave. ये definition होगी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब बच्चों इसके बाद मुझे तुम लोग को डिस्कस करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चों यदि मैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज यदि आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो उसमें क्लियर है। फर्स्ट मैंने जो बोला है आपको, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। सेकेंड, दीज वेव्स प्रोपगेट थ्रू द ऑसिलेशंस ऑफ mutually perpendicular variable electric and magnetic fields. The direction of propagation of wave is perpendicular to both these fields. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन ऐसा है, इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, these waves can propagate even through a vacuum. Next, the speed of electromagnetic wave in vacuum is same as the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second.
और इसमें बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए c इज इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पर c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको इसकी वैल्यू पता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12। यदि आप यहां पर ये वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, मल्टीप्लाई करेंगे, रूट की वैल्यू निकालेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, तो आपको देखने मिलेगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि अपन इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किसी मीडियम में बोलते हैं तब ये होता 1/√ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन। यहां पर म्यू आपको पता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन आपको पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यदि किसी मीडियम में स्पीड निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो ये फॉर्मूला होता है। तो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मीडियम इज v इज इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू ई नॉट। नेक्स्ट म्यू नॉट इंटू म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये लिखा हुआ है, इस लड़के ने गलत लिखा है, यहाँ पर कैपिटल ई नहीं रहेगा, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। नेक्स्ट, these waves are unaffected by the electric and magnetic fields, that is they have no charge। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। आपने देखा ना लाइट वेव्स जब जो आती है तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट ही होती है। नेक्स्ट, these waves travel in a straight line in vacuum। next point, these waves are transverse in nature। बच्चों जो वेव्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक लॉन्गिट्यूडल और एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव जो है, हालांकि मैं अभी वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाला हूँ, तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ये पूरा डिस्कशन मैं वेव ऑप्टिक्स में करूंगा, अभी रहने दो। आप इतना याद रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट, दीज वेव्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। मतलब ये वेव्स की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं सब शो करती हैं। तो इसमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अभी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नहीं जानते हैं। अभी अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वेव्स की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं सब शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद मैंने आपको लिखवाया है एट ईच पॉइंट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव the ratio of amplitude of the electric and magnetic field is equal to the speed of wave। मतलब यहाँ पर जो c होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये किसके इक्वल होता है, c इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट के इक्वल होता है। व्हाट इज ई नॉट? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज बी नॉट? पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रेशियो हमेशा इक्वल टू होता है c के, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, these waves carry energy and momentum, thus when these waves are made incident on a surface they exert pressure on it। डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी भी होता है, मोमेंटम भी होता है। नेक्स्ट, these waves transfer energy through them, इनसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। और लास्ट,
ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी एवरेज एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज एनर्जी का, एवरेज एनर्जी हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू म्यू नॉट, 2 इंटू म्यू नॉट, 1/2 इंटू म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर, एवरेज एनर्जी। राइट बच्चों, तो आज अपन इतना देखते हैं। नेक्स्ट उसमें देखेंगे अपन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।